हेलो दोस्तों, एक बार मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ समर क्लासेज में राजीव प्रकाशन के प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति चैप्टर से सभी सवालों का सॉल्यूशन लेकर। इसमें प्रश्नावली 1.2 में बच्चों प्रश्न संख्या 1 में ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको ये बताना है। जिसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये कह रहा है, पहला प्रश्न में प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती हैं। अपरमेय संख्या और परमेय संख्या को मैं पिछली वीडियो में अच्छी भांति से बताया हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको किस में सम्मिलित होती हैं परमेय संख्या या किन रूपों में हैं इनको बताते हैं। जैसे वास्तविक संख्या की बात कर रहा है तो वास्तविक संख्या को आप कह सकते हैं कि वो संख्या है जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का संग्रह होता है, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती हैं। तो परिभाषा में ये कह रहा है जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का संग्रह होता है तब वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये कथन सत्य होगा, क्योंकि वास्तविक जो संख्या होगी परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का ही संग्रह होता है। तो दोनों में से किसी एक का संग्रह है तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। इसी क्रम में आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरा प्रश्न आप देखिए। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु ये अंडर रूट एम के रूप में व्यक्त होता है, जहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है। यम एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब है वो संख्याएं जो गिनने में हम प्रयोग करते हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो यह कथन आपका असत्य होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हम किसी भी संख्या का यदि अंडर रूट लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या ही हो। प्राकृतिक संख्या लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको संख्या रेखा पर व्यक्त ही कर पाएँ, ये संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने अंडर रूट 1 लिया, आप सपोज डेट इसको संख्या रेखा पर व्यक्त कर लीजिए, लेकिन क्या माइनस अंडर रूट 1 इसको संख्या रेखा पे व्यक्त किया जा सकता? संभव नहीं है, यह काल्पनिक होगा। इस प्रकार से यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। इसी क्रम में आपका तीसरा प्रश्न बच्चों ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। जैसे आपने प्रश्न संख्या 1 में पढ़ रखा है कि अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसमें ठीक अपोजिट पूछ लिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होगी। यह कथन आप वैसे पढ़कर ही समझ सकते हैं कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। ये कथन असत्य होगा, क्योंकि मान लीजिए आप 2 एक परमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या मान सकते हैं। अतः यह जरूरी नहीं है कि सभी वास्तविक संख्या अपरमेय हो। वास्तविक संख्या में आपका परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। अतः यह कथन आपका असत्य होगा। आइए इसी क्रम में आपका दूसरा प्रश्न बच्चों ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। चलिए इसके हल को देख लेते हैं। हल में पूर्णांक संख्या की बात कह रहा है, तो पूर्णांक संख्या हम जान लेते हैं। आपको भली भांति तरीके से मैंने पिछली वीडियो में पूर्णांक संख्या बताया है कि पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिसमें माइनस संख्या, प्लस संख्या और जीरो। कहने का मतलब आप वो कह सकते हैं कि जो संख्या रेखा पर व्यक्त की जाती हैं वो आपकी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने संख्या रेखा में आप को व्यक्त किया है। जैसे ये संख्या रेखा का रूप हो गया, इस प्रकार से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये भी इनफाइनाइट टाइम तक होगा, इधर भी इनफाइनाइट टाइम तक हम दिखा लेंगे, ठीक है। आइए अब धनात्मक संख्या में कह रहा है कि क्या धनात्मक संख्या को वर्गमूल में
निकालने के लिए, तो धनात्मक संख्या हमने इस प्रकार से मान ली। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। मान लीजिए √3 का वर्गमूल 1 का निकालते हैं तो ये भी आपका परमेय संख्या होगा, ये भी आपका परमेय संख्या होगा, √3 भी परमेय संख्या होगा, लेकिन √4 आपका परमेय संख्या होगा। तो कह रहा है उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो √4 ही एक ऐसी संख्या है जो परमेय संख्या के लिए है, या इसी का उदाहरण है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको मैंने बहुत सरलता पूर्वक से समझाने का प्रयास किया है। इसमें कह रहा है, संख्या रेखा का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी क्वेश्चन अपने आप में आसान है। कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कहने का मतलब संख्या रेखा पे आपको इसको व्यक्त करना है। यहाँ पर हम इस 5 को हम इस प्रकार से तोड़ते हैं कि एक किसी का स्क्वायर बन जाए, एक में से कोई ना कोई एक स्क्वायर बन जाए, 2 बन जाए, तब भी देख लेते हैं। हम संख्या के हिसाब से चेक करते हैं कि किसका स्क्वायर बन जाएगा। जैसे हम इसको तोड़ देंगे कि 1 + 4 को तोड़ते हैं तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा, ये 1 का वर्ग हो जाएगा। अब इसमें हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हो गया है कि इस संख्या को आधार मानेंगे और इसको लंब मानेंगे। ये आपका आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक नहीं, ठीक है, ये ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये प्लस आपका आधार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो छोटी संख्या ली जाती है उसको हम प्रयास यही करते हैं कि छोटी संख्या आपकी लंब हो और बड़ी जो संख्या होगी वो आपकी आधार होगी। मैंने यहाँ पे एक बार मेंशन भी कर दिया है कि बड़ी भुजा को आधार मान लेंगे और छोटी भुजा को लंब मान लेते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आसानी होती है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, छोटी को आप आधार मान लीजिए, उसको लंब मान लीजिए, उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन उससे कहीं कहीं हमको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इससे कहीं हमारी ग्राफ व्यक्त करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इतना मान लेने के बाद फिर हम पाइथागोरस प्रमेय का सहयोग लेंगे। अब यहाँ से हमने ये बना लिया, ये छोटी भुजा आपकी, वो बड़ी भुजा आधार 2 सेंटीमीटर मान लिया, इसको 1 सेंटीमीटर मान लिया। इसको हम चाप लगा देंगे। जैसे इससे आप चाप लगाएंगे 1 सेंटीमीटर के, तो कुछ यहाँ पे कटेगा, ये काट दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का वर्ग, उसके बाद जो है आपका आधार का वर्ग और लंब का वर्ग से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वो भी स्क्वायर हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। तो ये जो कर्ण भुजा होगी √5 होगी। तो हम इस बिंदु से यहाँ से जो है इसके ऊपर चाप लगाएंगे। कुछ इस प्रकार से ये चाप मिलेगा आके, ये आके जहाँ यहाँ पे मिल जाएगा ये। तो ये चाप जो लगेगा, ये चाप लगने पर ये यहाँ पे बिंदु C पे आके मिलेगा। ये जब बिंदु C पर आके मिलेगा, तो जो C बिंदु पे मिलेगा आकर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो O से C तक की जो दूरी होगी वो आपका √5 होगा, और यही जो है √5 संख्या रेखा पर निरूपित करेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर से इसी को समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 5 को तोड़ेंगे इस प्रकार से जिसमें एक हमारा स्क्वायर रूट बन जाए। उसमें बड़ी भुजा क्या करेंगे, बड़ी भुजा को आधार मान लेंगे, छोटी भुजा को हम लंब मान लेंगे। उसके बाद फिर इसको हम क्या कहते हैं, उतने ही सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके उसको काट देंगे। इसको आप ऐसे काटते चले जाएंगे
तो ये वृत्त टाइप में बन जाएगा, वृत्त टाइप में ये कटता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 3 का काटे, 2 का काटे, 5 का काटे, तो ऐसे ये वृत्त रूपा में बनता चला जाएगा। फिर उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का सहयोग लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ से इसकी कर्ण भुजा को निकाल लेंगे। तो कर्ण भुजा और ओसी भुजा आपकी ये दोनों बराबर होगी। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ओबी भुजा बराबर ओसी भुजा, जो एक संख्या रेखा पर अपने आप को व्यक्त करेंगे। इसी बिल्कुल सेम प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 4 है, बिल्कुल सेम, केवल इतना कह रहा है इसमें √10 का स्थान निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर √10 का स्थान निरूपित कीजिए। फिर प्रश्न मैंने लिख दिया है, प्रश्न संख्या 3 की भांति हल करना है। फिर से हमने वही तोड़ लिया, बड़ी भुजा को मैंने फिर 3 मान लिया और छोटी भुजा को फिर मान लिया। फिर उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय से फिर तोड़ लिया, इस प्रकार से इसको कर लिया। उसके बाद ये वो b² हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से यहीं से चाप लेना है आपको √9 का, मतलब इसका लगभग 3 आएगा। 3 का आप चाप लेंगे, नहीं 9 का नहीं, ये 10 हो जाएगा, सॉरी ये 10 हो जाएगा। 10 का आप चाप लेंगे और यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ से मिलाने पे ये रेखा हमारी आएगी, ये सी बिंदु पे जाके मिलेगी। सी बिंदु पे जाके मिलेगी तो ये ओ से लेकर सी बिंदु की जो दूरी होगी वो √10 होगी, √10 होगी। यही जो है संख्या रेखा को निरूपित करेगा। और यहाँ पे हमारा OB और OC बराबर होगा। दोस्तों, यदि ये हमारा आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद। आपके ही सहयोग से हमारा सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।